ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जो टीम मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके जो एफर्ट्स हैं वो पूरे तरीके से यूटिलाइज हो जाए, ताकि जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, जो उसकी पर्पस है एग्जिस्टेंस का, वो हासिल हो जाए. So it is simply to achieve the objective of the organization so that the efforts of the team members are utilized to its optimum. Now, for that, there is a requirement of creating an organizational hierarchy. You know what is organizational hierarchy? Organizational hierarchy किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं is the association of two or more people जिसमें काम करते हो. Right. Two or more than people who are working to achieve a common objective. It can be minimum two, and then there is no limit. It can be 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1,000, depending upon the size of the organization. तो लेकिन फिर जो ये लोग जो इकट्ठे काम करते हैं, इसमें जो हम हियरार्की की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उसमें लेयर्स क्रिएट की जाती हैं, ताकि जो मेंबर्स हैं उनके काम करने के, उनका जो अपना अपना रोल है, जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो प्रॉपरली क्लियर होता है कि किस मेंबर को क्या काम करना है, किसका क्या रोल है, और उसी के बेसिस पे वो अकाउंटेबल रहते हैं अपने सुपीरियर्स. तो उसमें जैसे हमने बात की परसों, जो बॉटम ऑफ द हियरार्की है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में, वहां पे आपने देखा ट्रेनीज, या जिसे अप्रेंटाइज कहते हैं. और टॉप पे आता है, सपोज फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में अगर हम फूड एंड बेवरेज सर्विस को सेपरेटली ले, तो वहाँ पे जो फूड एंड बेवरेज मैनेजर होता है, बी मैनेजर जिसे कहते हैं, तो वो उसका एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट का, तो वो टॉप ऑफ द पिरामिड पे आएगा. तो फिर उसके बीच में जैसे असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर हैं, जैसे कि वो फिर बाकी जो रोल्स आते हैं उसमें कैप्टन्स हैं, या स्टीवा हम बात करते हैं इनकी, जो फूड एंड बेवरेज पर्सनेल है, इनको वेटर्स कहते हैं. तो वो सारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में आते हैं, और हर कोई को क्लियर होता है कि मुझे किसको रिस्पॉन्ड, मुझे किसको रिपोर्ट करना है. दैट मीन्स एक रिलेशन डेवलप होती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट, कि हर किसी को पता है कि मेरा इमीडिएट सुपीरियर या सुपरवाइजर कौन है, और मेरे नीचे जो सबऑर्डिनेट हैं वो कौन है. तो उसी हिसाब से जो काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्लियरली विदाउट एनी कंफ्यूजन हो जाता है. यू गॉट इट? जैसे Yes, कि sir. हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दी, अगर हम फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की बात करते हैं, तो उसमें जो टॉप पे आएगा वो F&B मैनेजर आ जाएगा, फूड एंड बेवरेज मैनेजर. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, इट विल वेरी फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, डिपेंडिंग अपॉन the size of the organization, the nature of the organization.
तो इसलिए उसमें ये चीज आपको मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि जो एक होटल का स्ट्रक्चर है वही सा ही सब होटल्स का है. इट विल वेरी फ्रॉम होटल टू होटल. So if we will talk about a typical organizational structure or organizational chart of F&B department, it is like this. At the top, there is food and beverage manager because that is the head of the department for food and beverage service. उसके नीचे आता है assistant food and beverage manager, right? फिर assistant food and beverage के नीचे जैसे Take a team. कि हम जब फूड एंड बेवरेज सर्विस की बात करते हैं होटल में रूम सर्विस भी होती है और रूम सर्विस के लिए अलग रूम सर्विस मैनेजर होता है. फिर होटल में बार होता है और बार का अपना मैनेजर होता है, बार मैनेजर जिसे कहते हैं. फिर होटल्स में बैंक्यूट्स होते हैं और बैंक्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है होटल में और उसके लिए अलग सा होता है, उसे कहते हैं बैंक्यूट मैनेजर. वो फिर होटल में रेस्टोरेंट होता है और रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट मैनेजर रहता है. और ये जो चाहे रूम सर्विस मैनेजर हैं या बार मैनेजर हैं या बैंक्यूट मैनेजर हैं या रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, ये सारे रिपोर्ट करते हैं किसको? ये सारे रिपोर्ट करते हैं असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर को, जो इन टर्न रिपोर्ट करता है फूड एंड बेवरेज मैनेजर को. फिर सपोज हम रूम सर्विस मैनेजर की बात करते हैं. रूम सर्विस मैनेजर के नीचे आते हैं रूम सर्विस कैप्टन. सपोज अगर होटल में फॉर एग्जांपल 5 फ्लोर्स हैं, मतलब अगर 5 मंजिला होटल है और एक एक मंजिल में सपोज 20-20 कमरे हैं, तो 20 कमरों के लिए एक रूम सर्विस कैप्टन रहता है. तो रूम सर्विस कैप्टन के नीचे फिर होते हैं ऑर्डर टेकर, जो रूम से ऑर्डर लेता है. तो फिर उसके बाद जो रूम्स में सर्व करते हैं रूम सर्विस वेटर जिसे कहते हैं या वेटर्स या रूम सर्विस पर्सनल भी उनको कहते हैं. तो फिर उनके नीचे आते हैं ट्रेनीज और अप्रेंटिस. तो ये रहा हियरार्की रूम सर्विस सेक्शन. फिर सपोज हम बार की बात करेंगे. बार मैनेजर के नीचे बारटेंडर्स आते हैं. तो बारटेंडर मान लीजिए आप सीनियर वेटर होते हैं बार में जो सर्व करते हैं, तो उसके नीचे बार वेटर्स आते हैं और उसके नीचे ट्रेनीज रहते हैं. इसी तरीके से सपोज हम बात करेंगे बैंक्यूट मैनेजर की. बैंक्यूट मैनेजर के नीचे असिस्टेंट बैंक्यूट मैनेजर, क्योंकि बैंक्यूटिंग एक वास्ट एरिया होता है होटल में, काफ़ी रेवेन्यूज भी जनरेट होते हैं बैंक्यूटिंग एक्टिविटीज में होटल. तो उसमें फिर बैंक्यूट कैप्टन आता है. बैंक्यूट कैप्टन के नीचे बैंक्यूट वेटर्स और सर्वर्स आते हैं और उसके नीचे ट्रेनीज आते हैं. गॉट इट? तो फिर हम बात करते हैं जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर की. रेस्टोरेंट मैनेजर के नीचे आता है असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर. उसके नीचे आता है कैप्टन. क्योंकि आप देखते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में देखते हैं बहुत सारे टेबल्स होते हैं और फिर कुछ टेबल सपोज 4 टेबल्स के लिए फॉर एग्जांपल एक कैप्टन रहता है और फिर उस कैप्टन के नीचे वो 4 टेबल्स के लिए कुछ वेटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं. वो उसकी नज़र में रहते हैं, मतलब उसकी सुपरविजन में रहते हैं. और फिर उसके नीचे आते हैं ट्रेनीज. तो ये जो होता है ये एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल है. उसके अलावा स्टीवार्ड्स भी होते हैं, क्योंकि स्टीवार्डिंग का काम जैसे कि डिश वॉशिंग, बाकी सारे जो बर्तन यूज होते हैं, यूटेंसिल्स जो यूज होते हैं सर्विस के लिए, उनका वो अरेंजमेंट्स वो स्टीवार्ड्स देखते हैं. तो उसके एक चीफ स्टीवार्ड होता है जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है असिस्टेंट फूड
एंड बेवरेज मैनेजर को या F&B मैनेजर को इन द एब्सेंस ऑफ ईदर ऑफ देम, तो उसके नीचे फिर रहता है स्टीवार्डिंग सुपरवाइजर और फिर स्टीवार्ड्स। तो ये आपने देखा अब बहुत सारे लोग जो काम करते हैं इकट्ठे और जिनका अपना अपना जो दायरा है काम का अलग अलग रहता है और वो अपने काम को डिस्चार्ज करते हैं ताकि उस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को बढ़ाए। अब इससे क्या फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से? ये बेनिफिट है कि इट helps in enforcing discipline in the organization, because in the absence of a proper organizational structure there will be chaos, there will be confusion. क्यों होगा confusion? अगर organizational structure नहीं होगा, can anybody among you answer this question? Why will there be confusion in the absence of an organizational structure? फिर जब इसमें मतलब लोग नहीं होंगे तो इनकम्प्लीट। हाँ, हाँ बोले, थोड़ा सा आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही थी। कंफ्यूजन क्यों हो सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होगा? फिर हॉस्पिटल सर्विस में इम्पोर्टेंट है, इसी से मतलब हॉस्पिटल सर्विस चलती है ऑर्गेनाइजेशन से। हाँ, तो अगर इसकी एब्सेंस होगी, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होगा, लोग होंगे, काम करने वाले होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज है उसकी? फिर फॉल होगा सब, हाँ, फिर इसी फॉल होगा, फिर क्या होगा? फिर फॉल होगा, हाँ, मतलब से लोग होगा सब डाउन होगा। फिर क्या होगा कि कंफ्यूजन होगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या करना है। बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जब होते हैं, आप देखते हैं अक्सर अगर किसी जगह बहुत काम करने वाले होते हैं तो काम ही नहीं होता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता मुझे क्या करना है, या कोई इंपॉर्टेंट काम मिस हो जाता है। तो स्ट्रक्चर से ये होता है कि हर किसी को अपना अपना रोल क्लियर होता है। Every member of the organization is clear about his or her role. उसको पता है मुझे क्या करना है, मेरे काम का दायरा क्या है, और उसे ये भी पता है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए अपने काम को करने में तो मुझे हेल्प। ये जो उसका इमीडिएट सुपरवाइजर होगा, जैसे बार वेटर है, उसका इमीडिएट सुपरवाइजर बार अटेंडेंट, दैट मीन्स अगर उसको कुछ अवेलेबल रहता है वहीं पे बार अटेंडेंट, उसको वो अपनी डिफिकल्टी बता के उसका मसला हल हो जाता है। या बार टेंडर को कोई मसला हो तो उसको बार मैनेजर वहाँ पे अवेलेबल होता है। इसी तरीके से अगर बैंक्वेट कैप्टन को कोई प्रॉब्लम है तो उसे असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर हेल्प करता है उसको रिजॉल्व करने। स्टीवार्ड को कोई डिफिकल्टी है तो उसके ऊपर स्टीवार्डिंग सुपरवाइजर है, वो उसकी हेल्प करते हैं। अच्छा, या रेस्टोरेंट कैप्टन को कोई काम करवाना है तो उसके नीचे रेस्टोरेंट वेटर्स हैं जिससे वो उस काम को करवा सके। क्योंकि इसमें ये होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, इसमें इमीडिएट सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट दोनों होते हैं। किस प्रॉब्लम के वक्त आपको किससे सोल्यूशन लेनी है वो भी, और काम करने के लिए किसकी तो आपको यूटिलाइज करना है वो। तो ये चीज इसमें है जो इम्पोर्टेंट है, जो काफी है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। और फिर अगर कोई काम पूरी तरह से ना हो जाए, कभी क्या होता है, कभी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम नहीं होता है प्रॉपर, या किसी जगह काम खराब होता है, तो वो भी पता चलता है। क्या होता है अदरवाइज अभी करेगा कोई, वो पता ही नहीं चलेगा गलती की। और जब वो पता नहीं चलेगा
गलती किसने की, तो अकाउंटेबिलिटी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ये बेनिफिट है कि इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग who has committed a mistake, और उससे एक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती है। हर कोई वाकिफ रहता है कि मुझसे गलती ना हो, क्योंकि उसको पता है कि फिर अगर सर्विस में कोई प्रॉब्लम हो तो चेक हो जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से होगी। तो इसलिए हर कोई मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन का केयरफुल रहता है अपने काम में। तो ये बेनिफिट्स है ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरा चीज़ ये है कि सपोज कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई बीमार होगा या कुछ और इशू होगा, घर में कुछ फंक्शन होगी, किसी के नहीं आ पाएगा, तो उससे उसको पता है कि मुझे किसको इमिडिएटली इन्फॉर्म करना है, ताकि वो अकॉर्डिंगली एक अरेंजमेंट इन प्लेस, ताकि उसकी रेफरेंस से ऑर्गेनाइजेशन को कोई डिफिकल्टी ना हो। तो उसमें भी उसको पता है कि इमिडिएटली मुझे किसको इन्फॉर्म करना है, सो दैट things will be sorted out accordingly. Without his presence, there will be no such problem for the overall functioning of the organization. तो ये चीजें काफी इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पर भी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसमें वहाँ पे जो सबसे बॉटम पे आता है, जैसे हम अप्रेंटाइज की बात करते हैं, तो उसके ऊपर वहाँ पर आते हैं जिसे हम कहते हैं कोमिस। क्या कहते हैं? कोमिस कहते हैं। तो कोमिस जो होता है, कोमिस मान लीजिए आपने देखा है नहीं, वाजा होता है कश्मीर में। तो एक होता है जो हेड वाजा होता है, होटल टेक्नोलॉजी में उसको कहते हैं, वो होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इस फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक्जीक्यूटिव शेफ। और उसके पीछे जैसे यहाँ पे असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर है, वहाँ पे होता है एक्जीक्यूटिव साउथ शेफ, SOUSCHEF होता है असिस्टेंट। ओके, तो जो फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे जो टॉप लेवल पे आ जाता है उसे कहते हैं एक्जीक्यूटिव शेफ। एक्जीक्यूटिव शेफ फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होता है। जैसे कि है फूड एंड बेवरेज मैनेजर फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो फिर यहाँ पे एक्जीक्यूटिव शेफ के नीचे आता है एक्जीक्यूटिव साउथ शेफ, एक्जीक्यूटिव, उसके बाद SOUSCHEF, एक्जीक्यूटिव साउथ शेफ होता है असिस्टेंट, मान लीजिए असिस्टेंट टू एक्जीक्यूटिव शेफ, उसके नीचे जो लेयर आता है। तो फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि उस फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन में फैसिलिटीज हैं, फंक्शंस हैं, हिसाब से फिर बाकी उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि अगर ये होगा जिसको एक लार्डर होता है वहाँ पे, जिसको गार्डे मैनेजर भी कहते हैं, या साउथ शेफ, वो एक्जीक्यूटिव साउथ शेफ के नीचे। तो फिर उसके नीचे या उसी तरीके से अगर पेस्ट्री का वहाँ पे सेपरेट फंक्शन है तो पेस्ट्री साउथ शेफ अलग होता है। फिर वहाँ पे क्या कहते हैं इसको, के नीचे फिर आते हैं पार्टी, एक्चुअली फ्रेंच टर्मिनोलॉजी में ज़्यादा होते हैं, CHEF, फिर उसके बाद स्मॉल में DE, फिर PARTIE, पार्टी आता है के नीचे। फिर शेफ टी पार्टी के नीचे आता है कॉमिस, और कॉमिस एवरेज होता है, पहले कॉमिस 1 होता है, COMMIS,
फिर उसके बाद कॉमिस सेकंड आता है, फिर उसके बाद कॉमिस 3 आता है, जो सीनियर होता है वो कॉमिस 1 होता है, जो उससे कॉमिस 2, उससे junior कॉमिस 3, फिर उसके नीचे आते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनीज होते हैं ज़्यादातर जो वेटरनरी इंस्टीट्यूशन हैं, क्या institutions होते हैं होटल मैनेजमेंट के, वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे फूड प्रोडक्शन रिलेटेड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फिर वो उनको होता है इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं एज इंटर्न, और उनको फिर वहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द लेयर एज ट्रेनीज रखते हैं। तो वो ट्रेनीज को फिर थोड़ा सा गाइड करते हैं वहाँ पे कॉमिक्स, क्योंकि वो उनके साथ रहते हैं, तो दे आर गाइडिंग देम इन देयर, ताकि मालूम हो जाए, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल हो। तो ये होता है फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? समझ में आया आपको कुछ? यस सर। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ये जो जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की जो है, या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या स्ट्रक्चर जो है, ये वैरी होता है फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक टिपिकल होटल में, एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये चार्ट लगभग ऐसे होता है जैसे मैंने आपको बताया। तो if you have anything you would like to discuss about today's topic, जहाँ पे आपको कोई confusion है, जहाँ पे कुछ और clarity चाहिए, it is open for discussion. You can ask me and I can clear it more.